अभी हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप में से बहुत से सब्सक्राइबर ने हमारी स्टोरी में अपना नाम ऐड करने की रिक्वेस्ट की थी। उनके नाम आज की स्टोरी में ऐड किए गए हैं। अगर आप अपना नाम हमारी स्टोरी में चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम कमेंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। रात के करीब 9 बज रहे थे। एक बस तेज रफ्तार के साथ रोड से गुजर रही थी। भास्कर, सचिन, मोहित और रेहान चारों अपने कॉलेज की छुट्टियों को सेलिब्रेट करने के बाद घर को लौट रहे थे। यार मैं तो बहुत खुश हूँ कि इतने सालों बाद अम्मी अब्बू से मिलना हो रहा है। यार खुश तो हम सब भी हैं कि इतने दिनों के बाद घर जाने का मौका मिल रहा है, लेकिन मुझे ये सोचकर डर लग रहा है कि जब गांव के बाकी दोस्तों से हम मिलेंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे। किस बारे में क्या जवाब देना है? क्या कह रहा है तू? यही कि शहर में पढ़ने के बावजूद आज तक किसी की भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। अरे छोड़ ना यार, झूठ बोल देंगे कि बहुत गर्लफ्रेंड थी और हमने बहुत मजे भी किए हैं। इतना सत्यवादी होने की क्या जरूरत है। तभी सचिन की नजर पास ही बैठे बाबा पर पड़ी, जिनके कंधे पर एक केसरिया रंग का बैग टंगा हुआ था। अरे देख, उस बाबा के बैग में क्या लिखा है? क्या? किसी भी तरह की भूत बाधा, ऊपरी हवा, इन सब से छुटकारा पाए केवल 7 दिनों में। यकीन नहीं होता, आज के जमाने में भी इन ढोंगी बाबाओं का काम चल कैसे रहा है। कौन बेवकूफ जाता होगा इनके पास। बाबा, मेरे पीछे प्रेतनी का साया है, मुझे बचा लो। भास्कर ने उस बाबा के झोले की फोटो अपने मोबाइल में खींच ली। बाबा ने जैसे ही इनकी तरफ देखा तो ये एक दूसरे को देखकर ताली मारने लगे। किसी को प्रतापगढ़ चौराहे पर उतरना है क्या? जी कंडक्टर बाबू, मुझे उतार दीजिए। बस चौराहे पर रुकी और वो बाबा उतरने लगे और बाबा ने उतरने से पहले कंडक्टर से कहा, अगले चौराहे पर गाड़ी मत रोकना, चाहे कितनी भी सवारी खड़ी दिखें। उतर गया? गया होगा किसी को भूत बाधा से आजाद कराने। अगले चौराहे पर कंडक्टर ने बस रुकवा दी। तभी एक खूबसूरत स्त्री बस में चढ़ी और इन चारों की नजर उस पर जम सी गई। उसने नीली ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल खुले थे और उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उफ, ये कितनी खूबसूरत है यार। वो इनके बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गई। उसने अपने पर्स से मोबाइल निकाला। हेलो, सॉरी यार, कॉल नहीं ले पाई, आज बहुत काम था ऑफिस में। कोई बात नहीं, तू अभी तक घर नहीं पहुंची? कैसे जाएगी यार इतनी रात में? अरे डरने वाली कोई बात नहीं है, मेरा घर बिल्कुल जंगल के बीच है ना, वहाँ कोई नहीं भटक, बहुत सिक्योर फील करती हूँ। ये चारों उसकी बात को बड़ी गौर से सुन रहे थे। चल ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। उसने कॉल कट करके मोबाइल वापस पर्स में रख लिया। ये चारों उसको एकटक देख रहे थे। काफी देर तक सफर करने के बाद, भैया अगले चौराहे पर मुझे उतार देना। अगले चौराहे पर बस रुकी और वो लड़की अपनी जगह से उठी। उतरने से पहले उसने एक बार इन चारों को देखकर एक मुस्कान दी और फिर बस से उतर गई। अरे देखा तुम लोगों ने कैसे ग्रीन सिग्नल देकर गई है? मुझे भी यही लगता है। उसने जानबूझकर हमें सुनाया है कि उसके घर पर डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है। हाँ यार, है भी बहुत खूबसूरत। कॉलेज में तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आज की रात हसीन बन सकती है। इन चारों की आंखों में अब हवस जाग उठी थी। बस अभी थोड़ी आगे ही चली थी तभी, ड्राइवर बस रोको, हमें उतरना है। उनकी बात सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। ये चारों अब बस से उतर गए। सुनसान जंगल, रात का सन्नाटा। फिर भी उस लड़की के साथ रात गुजारने की चाहत इनको हिम्मत दे रही थी। चलो जल्दी, कहीं वो निकल ना जाए। ये तीनों भी अब जंगल के अंदर उसी रास्ते पर चल दिए। काफी दूर जाकर इनको वो लड़की नजर आई। देखो, वो जा रही। ये चारों अब थोड़े फासले से उस लड़की का पीछा करने लगे। आसमान से हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। वो भी बिना पीछे देखे आगे बढ़ रही थीं। बारिश की बूंदें उसके शरीर पर गिरकर किसी मोती की तरह चमक रही थीं। उसकी चिकनी गोरी दमकती कमर, जिसे देख इनके खून की रफ्तार बढ़ने लगी थी। वो लड़की एक घर के सामने जाकर रुकी। उसने कुंडी खोली और अंदर चली गई। उफ, आज तो हम चारों के मजे ही मजे हैं। अगर चीखेगी चिल्लाएगी भी
तब भी कोई नहीं सुनने वाला। ये चारों भी हल्के से दरवाजा खोलकर एक एक करके अंदर घुस गए। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें सामने एक और दरवाजा लगा था। ये चारों अंदर पहुंचे तो सीधे हाथ पर दीवार के सहारे लगा एक बड़ा सा आईना इनको नजर आया। ये क्या यार, इतना बड़ा आईना? ये चारों उसके अंदर अपनी छवि देख रहे थे। अरे यार, तुम लोग आईना देखने आए हो या मजे करने? अरे हाँ यार, असली माल तो अंदर है। इन चारों ने वो दरवाजा खोला और अंदर चले गए, लेकिन कुछ कदम बढ़ाने के ठीक बाद ही इनके चेहरे पर हैरानी के भाव नजर आने लगे। इनकी मुस्कान गायब हो गई। वो लड़की जमीन पर बैठी हुई बड़ी ही बुरी तरह से कच्ची मछलियां खा रही थी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। भागो! तभी इनकी नजर खिड़की पर पड़ी। ये चारों जल्दी जल्दी खिड़की से कूदकर वहां से भाग निकले और फिर इन्होंने पीछे पलटकर दोबारा नहीं देखा। काफी देर बाद इन्हें एक बस नजर आई और उसे पकड़कर ये अपने गांव को रवाना हो गए। अगली सुबह तक ये अपने गांव पहुंच गए। यार, रात को वो सब क्या था? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। रात की बात मत कर यार, उसे याद कर, मेरा तो अभी भी खून सूख रहा है। फिर ये चारों एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने घर को चले गए। भास्कर दोपहर से ही गांव में अपने पुराने दोस्तों से मिलने निकल गया और रात 8 बजे घर पहुंचा। उसके पिता और उसकी छोटी बहन आरती आंगन में बैठे हुए थे। अरे भैया, आप आ गए? हाँ आरती, खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। अभी लाती हूँ भैया। आरती खाना लेने के लिए चली गई और भास्कर अपने पिताजी के पास ही बैठ गया। कुछ देर बाद आरती ने भास्कर के सामने खाने की थाली लाकर रखी, जिसे देखते ही भास्कर के चेहरे के भाव शून्य हो गए और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। भैया, क्या हुआ आपको? उसने पहले आरती की तरफ गुस्से से देखा, फिर अपने चारों हाथ पैरों पर किसी बंदर की तरह भागकर घर के अंदर चला गया। अरे, इसे क्या हुआ? घर के अंदर से बर्तनों के गिरने की आवाज आई और ये दोनों जब भागकर अंदर पहुंचे तो भास्कर किचन में बैठा हुआ था। उसके सामने ही कच्चा मांस पड़ा था, जिसे वो बड़ी बेसब्री के साथ चबड़ चबड़ करके खा रहा था। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? छी! भास्कर ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। उसे देखकर ये दोनों ही डर गए। उसने आगे बढ़कर अपने पिता के मुंह पर पंजा मारा। तभी भास्कर ने आरती के बाल पकड़े। आरती मुंह फाड़कर चीखने लगी। भास्कर ने आरती की जुबान पकड़कर खींच डाली और उसके मुंह से खून बह निकला। आरती की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो वही बेहोश हो गई। भास्कर अपने चारों हाथ पैरों पर घर के दूसरे कमरे में चला गया और आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो अपने चेहरे को एकदम करीब से देख रहा था। तभी एक बेहद भयानक औरत घर में दाखिल हुई। उसने आरती के बाल पकड़ लिए और उसको घसीटते हुए घर से बाहर की तरफ चली गई। उस समय वो साड़ी वाली लड़की भी अपने घर में आईने के सामने बैठी थी और उसके अंदर खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। अगले दिन सचिन अपने खेतों पर टहलने के लिए गया हुआ था। शाम हो गई थी और उसका अब भी वापस जाने का प्लान नहीं था। चलो यार, क्यों ना अपनी पुरानी डार्लिंग से मिलकर देखा जाए। अब तो शहर से आया हूं, प्रपोज मारते ही मान जाएगी। इस तरफ गांव की एक लड़की दिव्या कुएं से पानी लेकर जा रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसकी कमर पर हाथ रखा और वो चौंकते हुए पीछे मुड़ी। अरे सचिन, तुम? सचिन की आंखों में अजीब सी वासना थी। उसने दिव्या से कुछ नहीं कहा और उसको कसकर गले लगा लिया। सचिन, छोड़ो हमें! दिव्या की सांसें टूट रही थीं। उसकी पसलियों में दर्द होने लगा था। उसने किसी तरह सचिन से खुद को छुड़ाया हटो! और फिर वहां से भाग गई।
तभी सचिन के शरीर के आसपास एक साया मंडराया और फिर वो उसके शरीर में समा गया। सचिन एकदम से दिव्या के सामने पहुंच गया और उसकी लाल आंखें और खूंखार पंजे देखकर दिव्या बुरी तरह से कांप उठी। कोई हमें बचाओ। तभी सचिन दिव्या पर झपट पड़ा और उसके ऊपर आ गया। उसने अपने दोनों भयानक पंजों से दिव्या का सीना चीर डाला और दिव्या की आखिरी चीख वातावरण में गूंज गई। और सचिन भी दिव्या के घर के अंदर गया और उसमें लगे आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। अपने चेहरे को बिल्कुल करीब से देखने लगा। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव अपनी चरम सीमा पर थे। तभी वही भयानक औरत दिव्या के पास पहुंची। उसने दिव्या के बाल पकड़े और उसको भी घसीटते हुए जंगल की तरफ चली गई। अगले दिन मोहित रेहान से मिलने उसके घर पहुंचा। अरे मोहित, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं तो आज तुम सबसे मिलने की ही सोच रहा था। तो ठीक है, सचिन के घर चलकर उसे साथ ले लेते हैं, फिर भास्कर के घर चलेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये दोनों भास्कर के घर पहुंचे तो वहां पर उसके माँ बाप बहुत परेशान दिख रहे थे। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। क्या हुआ अंकल आंटी, आप लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। बेटा, हमारी आरती पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। परसों से मिल नहीं रही। क्या आरती गायब है? लेकिन कैसे? पता नहीं बेटा, परसों ये भास्कर भी बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। मैंने इसको समझाने की कोशिश की तो इसने मुझ पर भी हमला कर दिया। ये सुनकर मोहित और रेहान हैरान रह गए। भास्कर ने आप पर हमला किया? हाँ बेटा, उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। जब आया तो आरती गायब थी। तो अंकल, भास्कर है कहां पर? वो तो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा है। न कुछ बोलता है न सुनता है, बस खुद की शक्ल उसमें घूरता रहता है। ये दोनों भास्कर के माता पिता के साथ भास्कर के कमरे में पहुंचे। वो आईने के सामने खड़ा उसमें खुद को घूर रहा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। भास्कर, ये क्या कर रहा है तू? मोहित ने भास्कर को झंझोड़ने की कोशिश की, लेकिन भास्कर टस से मस न हुआ। तभी बाहर से आवाज आई, मदनलाल, मदनलाल। अरे, ये तो सचिन के पिता मनोज की आवाज है। ये बाहर निकले तो सामने सचिन के पिताजी खड़े थे, जिनकी आंखों में आंसू थे। अरे अंकल, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? बेटा, तुम्हारा दोस्त सचिन, न जाने उसे क्या हो गया है। क्या हुआ सचिन को? हमें बताइए अंकल। कल रात वो घर नहीं लौटा तो मैं उसे ढूंढने पहले खेतों में गया, उसके बाद गांव में ढूंढा तो देखा कि वो दिव्या के घर पर है। अरे तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आप उसे घर ले आइए। बेटा, अजीब बात यह है कि दिव्या खुद अपने घर से गायब है और वो सचिन है कि उसके घर में लगे आईने के सामने खड़ा हुआ बस खुद को उसमें निहार रहा है। किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा, न उसके सामने से हट रहा है। ये सुनकर इन सभी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। ठीक यही भास्कर के साथ हो रहा है और यहाँ से मेरी बेटी आरती गायब है। ए जी, क्या आप अब भी कुछ नहीं करेंगे? जल्दी से किसी बाबा को बुलाकर लाइए। मुझे भास्कर को ऐसे नहीं देखा जा रहा। ये कोई भूत बाधा का चक्कर लग रहा है। ये सुनकर मोहित और रेहान ने एक दूसरे की तरफ देखा। मोहित, याद है वो आदमी जो हमें बस में मिला था? उसने मना किया था कि अगले स्टॉप पर बस नहीं रोकना। हाँ, और उस बस वाले ने उसकी बात न मानकर बस रोकी थी। वहीं से वो लड़की भी बस में चढ़ी थी। ये किस आदमी और किस लड़की की बात कर रहे हो तुम लोग? अंकल, अभी वो सब बताने का समय नहीं है। वो आदमी जरूर उस लड़की के बारे में कुछ जानता होगा, तभी उसने अगले चौराहे पर बस रोकने से मना किया था। भास्कर ने उस आदमी के झोले की फोटो अपने फोन में ली थी। ये दोनों अब वापस भास्कर के पास पहुंचे और उसकी पॉकेट से मोबाइल निकाला। मोहित ने उस रात खिंची फोटो को देखा। ये लिखा है उसका पता। ये दोनों उसी समय उस आदमी से मिलने के लिए निकल गए। अपने गांव से 2 घंटे के सफर के बाद ये उसके पते पर पहुंचे। तुम दोनों? जी बाबा, वो उस दिन बस में। हाँ, तुम ही थे जो बस में मुझे देखकर इस तरह हंस रहे थे, जैसे कोई पागल देख लिया हो। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मुझसे माफी मांगने तो तुम लोग यहाँ नहीं आए होगे। बताओ बात क्या है? बाबा, असल में
उस दिन जिस चौराहे पर आपने बस वाले को बस रोकने के लिए मना किया था, लेकिन वहां उसने बस रोकी और वहां से एक खूबसूरत लड़की बस में चढ़ी थी। ये सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। कहीं तुम लोगों ने उसका पीछा तो नहीं किया था? ये सुनकर मोहित और रिजवान ने हैरानी से उसे देखते हुए जवाब दिया। हाँ बाबा, हमने उसका पीछा किया था और उसके बाद। मोहित ने बाबा को सब कुछ बता डाला, जिसे सुनकर बाबा ने एक ठंडी सांस भरी। तुमने उस रात जिस आईने में खुद की शक्ल देखी थी, वो कोई आम आईना नहीं है। वो आईना काली दुनिया का आईना है, काली दुनिया की देवी कलिका का आईना। मोहित और रेहान का अब खून सूखने लगा था। उनकी चेहरे के डर को भांपते हुए बाबा ने उन्हें उस लड़की की कहानी बताना शुरू की। जिस लड़की का तुम लोगों ने पीछा किया है, उस लड़की का नाम नंदनी था। उसका पति एक शराबी आदमी था, जो शादी के बाद कुछ ही दिनों में बीमारी के चलते मर गया था। वो बेचारी अब अकेली थी। अपने घर को चलाने के लिए वो शहर में नौकरी करने लगी थी। एक रात वो ऐसे ही बस में बैठी हुई घर को लौट रही थी। हेलो, सॉरी यार, कॉल नहीं ले पाई। आज बहुत काम था ऑफिस में। कोई बात नहीं, तू अभी तक घर नहीं पहुंची? कैसे जाएगी यार इतनी रात में? अरे, डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरा घर बिल्कुल जंगल के बीच है ना, वहाँ कोई नहीं भटकता। अकेले रहने पर भी मैं बहुत सिक्योर फील करती हूँ। उसकी बराबर में बैठे दो आदमी उसकी बात को बड़ी गौर से सुन रहे थे। चल ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। उसकी खूबसूरती देखकर इन दोनों की नीयत भी खराब हो रही थी। सुना तूने, ये घर में अकेली रहती है, जंगली इलाके में। हाँ यार, लड़की तो मस्त है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। भैया, आगे वाले स्टॉप पर मुझे उतार देना। अगले स्टॉप पर बस रुकी और वो लड़की उतर गई। उसके ठीक बाद ही वो दोनों आदमी भी उतर गए और वो उसका पीछा करते करते उसके घर पहुंचे। वो बेचारी दरवाजा बंद कर ही रही थी कि तभी वो दोनों उसे धकेलते हुए घर के अंदर घुस गए। उसके बाद उस बेचारी की चीखें जंगल के अंदर गूंज गईं। लेकिन वहां पर उनको सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। ये तो बहुत बुरा हुआ बाबा। उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं आखिरी समय में अगर कोई शैतान को याद कर ले तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए शैतान के साथ बंध जाती है। उसने भी यही किया। वो बुरी हालत में रेंगती हुई आईने के सामने पहुंची। मैं नंदिनी अपने आखिरी समय में शैतान का नाम लेती हूँ। काली दुनिया की देवी कलिका, मैं मेरी आत्मा को आपके हवाले करती हूँ, आपके हवाले करती हूँ, आपके हवाले करती हूँ। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर आईने के जरिए शैतान की दुनिया में पहुंच गई और उसके अंदर से उसकी परछाई निकलकर दुनिया में आ गई। तब से उसकी परछाई हर रात उसी तरह से बस में बैठती है और जो बातें उसने उस रात की थीं, वही बातें दोहराती है। और फिर जो भी मर्द गलत इरादे से उसके पीछे जाता है, वो आईने के अंदर देखते ही उसके फंदे से फंस जाता है। उसके बाद उस मर्द का खुद पर काबू नहीं रहता, उस पर कलिका का वास हो जाता है। वो किसी पर भी जानलेवा हमला कर देता है और फिर उस इंसान को कलिका देवी आकर अपने साथ ले जाती है, उसका मांस ग्रहण करने के लिए। और वो मर्द जो कि उसके असर में है, वो अपनी आखिरी सांस तक आईने के सामने बैठा हुआ खुद को निहारता रहता है। नंदिनी की पूरी सच्चाई जानकर मोहित और रेहान की हालत खराब हो गई थी। हे भगवान, मतलब अगला नंबर हम दोनों में से किसी एक का है? आज रात तुम दोनों में से किसी एक के साथ भी ऐसा ही होने वाला है जैसा सचिन और भास्कर के साथ हुआ। बाबा, जब आप इतना कुछ जानते हैं तो उससे कैसे निपटा जाए ये भी जानते होगे। क्या तुमको नहीं लगता कि तुम लोगों ने उसके पीछे जाकर गलत किया है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, कोई रास्ता हो तो बताइए। रेहान, तुम मुस्लिम हो, जाकर अपने ही धर्म के सुरक्षा सिद्धांतों के जरिए अपनी जान बचाने की कोशिश करो। और मोहित, तुम मेरे साथ ही रहना। हमें एक अनुष्ठान करना होगा। महाबली हनुमान जी की आरती करनी होगी और उस आरती में इस्तेमाल होने वाले नारियल से अगर तुमने उस आईने को तोड़ दिया तो उसकी परछाई वापस से आईने में चली जाएगी और फिर तुम चारों खतरे से बाहर हो जाओगे। ठीक है बाबा, मैं अभी घर जाकर अब्बू से बात करता हूँ। रेहान वहां से निकल अपने घर पहुंचा और उसने अपने माँ बाप को सारी बात कह सुनाई।
नालायक, अगर सब्र नहीं हो रहा था तो हमें बता देता, हम तेरा निकाह करवा देते। गलत इरादों के साथ किसी लड़की के पीछे जाने की क्या जरूरत थी? अब्बू मुझे माफ कर दीजिए। इस समय मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे बताइए मैं खुद को कैसे बचाऊं? रेहान बेटा, तुम डरो नहीं। अल्लाह ताला कभी भी तौबा के दरवाजे बंद नहीं करते। तुम वुजू कर लो और फिर तौबा करने के लिए खानका में बैठ जाओ। अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल की तो वो तुम्हारी उस परछाई से हिफाजत जरूर करेंगे। रेहान उसी समय बंद कमरे में बैठ गया। उसने हाथ उठाए और या खुदा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी तौबा कबूल कर। या खुदा, तौबा कबूल कर। वो बार बार इसी लाइन को दोहरा रहा था।